नमस्कार। मैं आपका अपना एडवोकेट राजीव सिंह फिर से आप सभी के बीच ऑनलाइन आया हूं और ये वीडियो बना रहा हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डिलिमिटेशन बिल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन 16, 17 और 18 अप्रैल को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल को बेस करके संविधान का 131वां संशोधन बिल लाया गया। हालांकि वो बिल पारित नहीं हो पाया, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के सामने, देश के लोगों के सामने हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने हमेशा क्वेश्चन किया है कि पार्लियामेंट, मेरे काफी दोस्त कलीगों ने पूछा है जो कि लोकल्स है, वो लोग पूछते रहते हैं कि भाई पार्लियामेंट क्या है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 79 के तहत व्हाट कंस्टिट्यूट पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट होता है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, two houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People। यानी पार्लियामेंट इटसेल्फ, पार्लियामेंट तीन चीजों को लेके बना है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और जो कि है हाउस ऑफ द पीपल, और तीसरा है राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। इन तीनों को मिला के ही पार्लियामेंट होता है। जितने भी मेजर्स एक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी संशोधन होते हैं, वो पार्लियामेंट पास करती है। पार्लियामेंट के दो सेशन, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, किसी भी हाउस में बिल को पेश किया जाता है। दोनों सदनों से बिल को पास करने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो बिल कानून का रूप लेता है। तो ये हो गया पार्लियामेंट। अब मैं आता हूं कि जो मैं पहले आपको बता रहा था, डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन बिल जो कि आया। परिसीमन आखिर है क्या? तो परिसीमन यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम लोग समझे तो किसी देश या राज्य में विधानमंडल के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना, यह कार्य एक उच्च स्तरीय संस्था को सौंपा जाता है, जिसे परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन या सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि परिसीमन आयोग क्या है। ये हो गया डिलिमिटेशन। अब ये जो आयोग है, जो कमीशन है, वो क्या है? तो यह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्च शक्तिशाली एवं स्वतंत्र निकाय है। निकाय होता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य कौन कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष वही होगा सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। दूसरा कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त। तथा तीसरा होगा संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये हो गया आपका कमीशन का। कमीशन में कौन कौन होगा? कमीशन क्या होता है? अब इसका प्रावधान क्या है? कमीशन कैसे काम करेगा? इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इसको, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इसको माना जाए? तो संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? प्रत्येक जनगणना के बाद, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, प्रत्येक जनगणना के बाद यानी लास्ट सेंसस के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। यानी एवरी लास्ट सेंसस हम लोग कब हुआ था? 2011 में हुआ था। उसके बाद क्या है? परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद, यदि परिसीमन अधिनियम लागू होता है, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था या निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करता है। यानी यह संस्था और निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करेगा, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करेगा। उसके बाद आता है क्या? अनुच्छेद 170। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनः
समायोजन तथा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का समान प्रावधान बनाया गया। यानी अनुच्छेद 170 के तहत फिर से बाउंड्रीज तय होगा, सीटों की संख्या तय होगी। तो आशा था कि ये जो अगर डिलिमिटेशन बिल अगर पास हो जाता है तो अभी करीब करीब 542 से बढ़ करके ये संख्या चली जाएगी, आपको करीब करीब 800 से 850 संख्या हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस संस्था का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के लोकतांत्रिक सिद्धांत को लागू करना है, जिससे जनसंख्या घनत्व में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। अब इसकी शक्तियां क्या क्या है? इसकी शक्तियां है, परिसीमन आयोग के आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से लागू होते हैं। उसका जो आदेश होगा राष्ट्रपति उसके बाद एक तिथि जारी करेगी, यानी कि गैजेट नोटिफिकेशन करके ही लागू होगा। उसके बाद क्या है? यह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्च शक्तिशाली एवं स्वतंत्र निकाय होता है, जिसके आदेश को कानूनी दर्जा प्राप्त होता है और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब ये जो पारित होगा इसको हम लोग जुडिशियल स्क्रूटनी या इसको किसी भी कोर्ट में हम लोग इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। उसके बाद क्या है? तीसरी शक्ति क्या है? इसके आदेश लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, किंतु उनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। पारित होगा उसको प्रस्तुत किया जाएगा, एज इट इज एक्सेप्ट होगा, उसका कोई संशोधन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बात की डिलिमिटेशन बिल के बारे में। मैंने अपने शब्दों में डिलिमिटेशन को, परिसीमन को आप सभी के समक्ष समझाने की कोशिश की। ये डिलिमिटेशन बिल पहली बार मैंने बहुत दिनों में ऐसी पहली बार देखने को मिला, काफी लंबे समय से विपक्ष एकजुट नहीं था, लेकिन इस डिलिमिटेशन बिल, परिसीमन बिल को लेकर के विपक्ष में काफी एकता देखने को मिली। राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी से लेकर के सभी ने डिलिमिटेशन बिल के बारे में अपना अपना पक्ष पार्लियामेंट में रखा। जो कि सरकार है, जो कि सत्ता में है, उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि किसी में भेदभाव नहीं होगा, लेकिन विपक्ष इसको लेकर अड़ी रही। खास करके विपक्ष का मानना था कि जो साउथ के स्टेट है, नॉर्थ के स्टेट की तुलना में साउथ के स्टेट, उनका परसेंटेज कम होगा, उनकी भागीदारी कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर 800 से 850 संख्या होता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, तो जो नॉर्थ के स्टेट है जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो जनसंख्या के हिसाब से इनकी जनसंख्या काफी बड़ी है और जनसंख्या के हिसाब से होने से इनकी भागीदारी पार्लियामेंट में बढ़ेगी। इसके तुलना में क्या है, जो साउथ के स्टेट है उन्होंने फैमिली प्लानिंग में काम किया है, फैमिली प्लानिंग में काफी हद तक वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो उसको सक्सेसफुल होने के कारण उनका क्या होगा, भागीदारी कम होगा, उनकी सीटें कमेंगी। हालांकि सीटें बढ़ेंगी, लेकिन क्या होगा, अनुपात उनका कम होगा। तो जब भागीदारी कम होगा तो उनको कम सुना जाएगा। तो उन्होंने एक भेदभाव, पक्षपात का आरोप लगाया है। स्टालिन ने तो यहां तक कि इस परिसीमन बिल को ओपन मीडिया के सामने इसको जला दिया है, फाड़ने की जगह इसको जला दिया है और जला के अपना जो पक्ष है और अपनी जो एक तरह से समझिए अपनी नाराजगी दर्ज की है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी के सामने परिसीमन बिल के बारे में रखा, संसद के स्पेशल सत्र के बारे में अपना पक्ष रखा, अपना राय रखा। और मेरा भी कहना है कि देखिए, लास्ट सेंसस सत्ताधारी रूलिंग पार्टी क्या चाहती थी, जो कि एनडीए की गवर्नमेंट है, कि 2011 के बेसिस पे ही डिलिमिटेशन किया जाए, और उन्होंने एक तरह से इसको फ्रीज करने की कोशिश की। अमेंडमेंट की जगह क्या कि 82 और 170 में अमेंडमेंट करके उन्होंने चाहा कि ये सेंसेशन जो लास्ट सेंसस रखा गया उसको ही हटा दिया जाए, कि सरकार जब चाहे डिलिमिटेशन को आबादी के अनुसार लागू कर सकती है, जो कि एक मेजर अमेंडमेंट था जिसको विपक्ष मानने से इनकार किया और ये बिल पार्लियामेंट के स्पेशल सत्र में धराशायी हो गया। ठीक है, तो पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी बातें हैं, सत्ता और सत्ता में जो नहीं है उनकी भी अपनी अपनी बातें हैं, उन्होंने रखा। राहुल गांधी ने बोला कि नहीं, इसको ठीक है, अगर आप लागू करते हैं तो ओबीसी, पिछड़ी जातियां, इनको भी आपको लागू करना पड़ेगा, उनको भी
लेना पड़ेगा, तब जाके ये लागू कीजिए, नहीं तो हम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं महिला आरक्षण के बिल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसके खिलाफ हूं। यहां तक कि उन्होंने कहा, विपक्ष क्या कहना है कि 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पारित हो गया है पार्लियामेंट से, तो अगर आपको लागू करना, महिलाओं को आप एक तरह से भागीदारी देना चाहते हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, तो 2023 के संशोधन के आधार पर कीजिए। क्यों आप 2026 में इसको फ्रीज करना चाहते हैं, 2011 के सेंसस के आधार पर करना चाहते हैं? तो ये तमाम बातें पूर्ण रूप से 16, 17 और 18 अप्रैल को पार्लियामेंट में फुल फेज में डिस्कशन हुआ और अंत में ये बिल धराशायी हो गया। 131वां अमेंडमेंट, 131st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पारित नहीं हो सका। तो मैंने इन सारी बातों को आप सभी के सामने रखा और इस डिलिमिटेशन बिल के बारे में, पार्लियामेंट के स्पेशल सत्र के बारे में यदि आपकी कोई राय है, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो इसको जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपनी राय को भी हम लोगों के साथ रख के शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।